हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 11 और 12 अगस्त दोनों दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो ये है कि कल मतलब 11 तारीख को पेरिस ओलंपिक्स का समापन हो चुका है और फाइनली जो मेडल टैली रही इसमें नंबर 1 पे चाइना रहा है। चाइना ने टोटल 39 गोल्ड मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पे अमेरिका रहा है और भारत ने अनफॉर्चुनेटली कोई भी गोल्ड इस बार नहीं जीता है। इस बार हमारा गोल्ड में कोई भी खाता नहीं खुला है। एक हम सिल्वर लेके आए हैं, बाकी ब्रोंज लेकर आए हैं। सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं। अब शुरू करेंगे वीडियो, लेकिन पहले बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। परसों मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि एक लेक है जिसको बोलते हैं सोंगमो लेक। क्या बोलते हैं? सोंगमो लेक। तो दरअसल ये सोंगमो लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर था सिक्किम। ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। और जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है यही है सोंगमो लेक और इसी के आसपास अब बर्ड सेंचुरी बना दी गई है। एक टाइम हुआ करता था जब यहाँ पर याक वगैरह रहा करते थे, लेकिन आज की डेट में सिक्किम में स्थानांतरित कुछ ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो कि इस बर्ड सेंचुरी के आसपास रहती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लेपचा जनजाति रहती है। और क्या बता सकते हो सिक्किम में मुख्यमंत्री कौन है इस टाइम पे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। दोनों दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है इसको अगले कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये इस साल तक खत्म हो जानी थी योजना, लेकिन केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अगले 5 सालों तक इसको हम और चलाएंगे। तो अब ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए कंटिन्यू रहेगी, मतलब 2029 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे किसान जो कि खेती बाड़ी करते हैं और गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको खाद वगैरह के लिए भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे किसान जो कि इसके अंतर्गत एलिजिबल हैं, उनको सरकार की तरफ से टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी दी जाती है कि वो किस तरीके से ऑर्गेनिक खेती करें एंड कुछ ऐसे भी काम कर सकते हैं वो अपनी खेती के साथ साथ, जिससे कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से फ्री किया जा सके। तो ये ओवरऑल जो योजना है इसका मेन जो फुल फॉर्म है वो आपको समझना चाहिए। जो यहाँ पर जीवन है, तो जीवन का मतलब क्या है? इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। ठीक है, तो एक तरीके से आप इसके नाम से ही समझ सकते हो कि किसान खेती तो करें ही करें, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और साथ में जो वातावरण है उसको भी अपने अनुकूल करने के लिए भी हर भरसक प्रयास किए जा सके। हाल ही में पीएम मोदी का जो कैबिनेट है उसके द्वारा कितने ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मंजूरी दे दी गई है और इनके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 24,657 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। तो भारत सरकार ने हाल ही में 8 बड़े रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है और ये जो रेल प्रोजेक्ट्स हैं ये स्पेशली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, इन सभी राज्यों के लिए हैं। और बड़ी बात यह है कि टोटल ये 7 राज्यों के प्रोजेक्ट हैं और 7 राज्यों के अंदर 14 जिलों को ये आपस में कनेक्ट करेंगे रेल प्रोजेक्ट्स। और करीब करीब आप ध्यान रखें 25,000 करोड़ की धनराशि इसके लिए आवंटित करी गई है। और ये कौन कौन से रूट के हैं ये सारी डिटेल मैंने पीडीएफ में डाल दी है, तो आप पीडीएफ से एक बार उन्हें जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए आने वाले टाइम पे कौन कौन से ये न्यू रेल प्रोजेक्ट्स होंगे और कितने किलोमीटर के हैं। ये सारी चीजें मैंने उसी में पीडीएफ में आपको दे दी है। हाल ही में भारत के नए कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? देखिए, एक तो होता है मंत्रालय का सेक्रेटरी, जैसे मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री है तो डिफेंस मिनिस्ट्री के इस टाइम पे कौन है? आरामने जी है ना सेक्रेटरी। इसी तरीके से फिनेंस मिनिस्ट्री का अपना सेक्रेटरी होता है। तो ये तो बात हो गई उस मंत्रालय का सबसे बड़ा सचिव कौन होता है। उसी तरीके से एक होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो हर मंत्रालय का जो सेक्रेटरी होता है ये कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो हर मिनिस्ट्री में सचिव का पद सबसे बड़ा होता है मंत्री के बाद। और अगर देखा जाए कि ये सारे सचिव भी किसको रिपोर्ट करते हैं तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। तो अब से नए कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे टीवी सोमनाथन और ये इससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं।
इन्होंने राजीव गौबा की जगह ली है। राजीव गौबा अब रिटायर हो जाएंगे और 2019 में राजीव गौबा को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया था। पूरे 5 साल का इनका कार्यकाल हो चुका है। बाय द वे, टीवी सोमनाथन जो है, ये तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, 1987 बैच के। इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक में ये डायरेक्टर के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं एक टाइम पर। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको परसों बताई थी कि पीएमओ में एडिशनल सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो ये हैं अमित नेगी। कौन है? अमित नेगी। हाल ही में वर्ल्ड लैंड डे मनाया गया कौन से दिन? तो विश्व शेर दिवस। ये हर साल 10 अगस्त को मनाया जाने वाला दिवस है। और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में शेरों की तादाद जिस तरीके से कम हो रही है, तो उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रिपोर्ट के आधार पर टोटल 20,000 शेर हैं करीब करीब, जो कि बहुत कम है अपने आप में देखा जाए तो। ये बात हो रही है पूरे दुनिया में सारे देशों को मिला दें तो 20,000 शेर है। और भारत में तो 2020 का जो लायन का सेंसस आया था, उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में 674 शेर हैं। और भारत में भी सबसे ज्यादा शेर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये गुजरात का गिर फॉरेस्ट है, जहां पर सबसे ज्यादा शेरों की तादाद है। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा राज्य के अंदर जो एमएसएमई वाले लोग हैं, मतलब जो छोटे और लघु उद्योग करने वाले लोग हैं, उनके लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेंटर एक्सीलेंस की स्थापना करी गई है? तो ये गुजरात सरकार के द्वारा इसकी स्थापना करी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है अभी 3 दिन पहले। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये एक ऐसा केंद्र है जिसके अंतर्गत ऐसे लघु और छोटे उद्योग करने वाले लोग जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, ये एक ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि भारत और अमेरिका के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए होगा। आपको पता है पहली बार इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये 1968 में किया गया था। और इसका मेन उद्देश्य था भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ व्यापार करें, जिससे कि एक दूसरे को आर्थिक सहयोग मिलेगा। और गुजरात में गवर्नर कौन है? ये हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के कई बार आपसे फोक डांस पूछ दिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखें, यहाँ पे दांडिया चलता है, एक यहाँ का हुडो नाच है, एक टिप्पणी नाच है जो कि काफी फेमस है, एक यहाँ पर लूर फोक डांस है, एक जुरियान है। ये सारे फोक डांस आप ध्यान रखें गुजरात के। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है 2024 की। इस रिपोर्ट का नाम है बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेसेस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत की ये कौन सी महिला हैं जो कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रही हैं 2023 से 24 के सत्र में, मतलब इन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया है? तो ये हैं एचसीएल की चेयरपर्सन रोशनी नाडर। कौन है? रोशनी नाडर। और इनके पिता शिव नाडर की कंपनी है एचसीएल। इन्होंने ही एचसीएल को अलग अलग ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। लेकिन पिछले साल अपने पिता की जगह इन्होंने ली है और शिव नाडर ने अपनी पोस्ट से रिजाइन दिया था और रोशनी नाडर उनकी चेयरपर्सन बनी थी। और रोशनी नाडर जो है, इनकी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इसकी वैल्यू है इस टाइम पे 4,30,000 करोड़। कितनी? 4,30,000। और दूसरे नंबर पे रही हैं गोदरेज की निशाबा गोदरेज, और तीसरे नंबर पे रही हैं ल्यूपिन ग्रुप की मंजू दास गुप्ता। हाल ही में कौन सा इंस्टीट्यूट है जिनके द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक शूज बनाए गए हैं और इन जूतों की मदद से लाइव ट्रैकिंग हो पाएगी? तो ये है आईआईटी तो ये है आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर के रिसर्चर्स ने एक अलग तरीके के अनोखे शूज बनाए हैं। इन शूज की खास बात यह है कि ये डायरेक्ट जीपीएस से कनेक्टेड रहते हैं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने एम्प्लॉयज के लिए इन्हें डिप्लॉय करना चाहती है, वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रैक कर पाएंगे। फिलहाल आईआईटी इंदौर ने इन जूतों के 10 पेयर डीआरडीओ को टेस्टिंग के लिए दे दिए हैं। डीआरडीओ इनके ऊपर टेस्टिंग कर रहा है और जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तो इन जूतों को मार्केट में उतार दिया जाएगा। वैसे स्पेशली इनको हमारे मिलिट्री पर्सनल्स के लिए बनाया गया है। आने वाले समय में हमारे सोल्जर्स के पास ये शूज हो सकते हैं, बहुत ही जल्द देखने को ऐसा मिल सकता है। इससे क्या होगा कि कमांडिंग ऑफिसर के लिए और कंपनी यूनिट के लिए अपने सोल्जर्स को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हायर एल्टीट्यूड में, बर्फ वाले इलाकों में कभी कभी लैंडस्लाइड हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाती है।
या फिर तूफान आ जाता है, तो ऐसे में हमारे सोल्जर्स खो जाते हैं उस तूफान के अंतर्गत, या फिर बर्फ के नीचे दब जाते हैं। तो यूनिट अगर टाइम पे नहीं पहुंच पाती है तो वो वहीं पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए ये काफी कारगर साबित होंगे। इतना ही नहीं, आने वाले समय में जो स्कूल्स हैं वो अपने बच्चों की अटेंडेंस के लिए भी लाइव ट्रैकिंग शूज को डिप्लॉय कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज की डेट में कई सारे घरों में जो बुजुर्ग हैं उनको अल्जाइमर्स की बीमारी है। अल्जाइमर्स की बीमारी का मतलब होता है इंसान को याद नहीं रहता कुछ भी, और वो कभी इधर उधर घर से बाहर अगर निकल जाता है तो गुम हो जाता है या खो जाता है। तो ऐसे पेरेंट्स को भी या घर के ऐसे बुजुर्गों को भी ये शूज पहनाए जा सकते हैं जिससे कि उनकी लोकेशन ट्रैकेबल रहे। यह कौन सा संस्थान है जो कि एक फीकल स्लेस ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना करने जा रहा है केरल के अंदर? तो ये है बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन। इन्होंने फैसला लिया है कि केरल के अंदर एक मल कीचड़ उपचार संयंत्र की स्थापना करेंगे, और ये जो होगा ये सीवेज को मैनेज करने का काम करेगा। आज की डेट में बहुत सारे शहरों में ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। सीवेज इतना ज़्यादा जनरेट हो रहा है कि जो सिटी का स्ट्रक्चर है वो उसे टेक अप नहीं कर पाता है। थोड़ी सी बारिश होती है, आप देखते हो कि लगातार शहरों में पानी भर जाता है। और पानी केवल भर जाए उतना ही नहीं, जो मैनहोल्स का जो कचरा होता है या सीवेज होता है वो सब भी रोडों पर आ जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां भी फैलती हैं। तो बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन ने फैसला लिया है कि केरल में एक नया स्लेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करेंगे, और इसका जो पूरा खर्चा होगा, इसके लिए इन्होंने 36 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। ये पूरा पैसा बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन ही देगी। बाय द वे, ये केरल का एक ट्रस्ट है जिसका नाम है हैबिटेट चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके साथ मिलकर ये प्लांट स्थापित करेंगे। बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन, ये बिल गेट्स की फाउंडेशन है जो कि भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज देने का काम करते हैं। जी हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स ही हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना साल 2000 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ पर बिल का मतलब है बिल गेट्स से, और मलिंदा इनकी वाइफ का नाम है, मलिंदा गेट्स। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने फैसला लिया है कि ये अपने राज्य के अंदर एक नई लॉजिस्टिक पॉलिसी अप्लाई करेंगे, और इसकी मदद से आने वाले समय में 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इस राज्य के अंदर? तो ये है महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे की सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दे दी है कि आने वाले समय में जगह जगह पर नए लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म ये लॉन्च करेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अब इसमें दो तरीके के लॉजिस्टिक बनाए जाएंगे महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग जगहों में। एक तो आपका डोमेस्टिक लॉजिस्टिक बनाया जाएगा, और दूसरा इंटरनेशनल लॉजिस्टिक बनाया जाएगा। डोमेस्टिक लॉजिस्टिक का मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जहां पर उन कंपनीज के वेयर हाउस सेटअप किए जाएंगे जो कि देश के अंदर ही व्यापार करते हैं, और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में उन कंपनीज के वेयर हाउस होंगे जो कि दूसरे देशों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस पूरे जो लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है इसके अंदर महाराष्ट्र के 5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, और ये महाराष्ट्र के 25 डिस्ट्रिक्ट लॉजिस्टिक नोड्स में डिवाइड किए जाएंगे, मतलब 25 अलग अलग जगह पर ऐसे स्थापित किए जाएंगे। महाराष्ट्र में गवर्नर कौन है? ये हैं सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये कौन सा देश है जिसने इनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति बन गई हैं जिन्होंने इस देश को विजिट किया है, और इस देश का नाम है तिमोर लेस्ते। क्या नाम है? तिमोर लेस्ते। तो यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। आज तक इससे पहले कोई भी भारत का राष्ट्रपति तिमोर लेस्ते की यात्रा पर नहीं गया है। बाय द वे, अगर वर्ल्ड मैप में मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको भारत दिखाई दे रहा है। भारत से जब आप साउथ ईस्ट की तरफ आते हो तो ये आपको मलेशिया मिल जाता है, फिर आपको इंडोनेशिया वाला रीजन मिल जाएगा, और इसी के आगे आप जैसे ही बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये इंडोनेशिया हो गया। इसके बीच में जो बांदा सी आपको दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट नीचे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज तिमोर लेस्ते। क्या नाम है? तिमोर लेस्ते। ये एक आइलैंड कंट्री है, और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है दिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? दिल्ली। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है जोस रैमोस होर्ता। भारत सरकार की तरफ से कितने ऐसे अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको इंडियन ओशन के अंदर नाम दिया गया है? देखिए है क्या कि हिंद महासागर के अंदर भारत की तरफ से कुछ अंडर वाटर स्ट्रक्चर पहले से खोजे गए थे, मतलब पानी के अंदर कुछ
दुर्गम चीजें खोजी गई थी जो कि अपने आप में कई साल पहले या फिर आप बोल सकते हो हजारों साल पहले का इतिहास बताते हैं। तो ऐसी 3 जगह हैं जिनको नाम दे दिया है भारत सरकार ने। इसमें से जो पहला नाम दिया है ये अशोका के नाम पर दिया है, जी हाँ वही सम्राट अशोक। और दूसरे चंद्रगुप्त के नाम पर दिया गया है। और जो तीसरा स्पॉट है इसका नाम है कल्पतरु। क्या नाम है? कल्पतरु इसका नाम है। राज्य सरकार है जिसके द्वारा भारत में पहली बार राइस एटीएम इंस्टॉल किए गए हैं। देखिए, एक तो नॉर्मल एटीएम होता है जो कि हम सभी जानते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिससे कि हम पैसा निकालने का काम करते हैं। उसी तरीके से अब राइस एटीएम है, मतलब एक ऐसी वेंडिंग मशीन जिसमें आप बटन दबाएंगे तो आपको चावल निकाल कर देगी ये मशीन। तो ये है उड़ीसा सरकार। उड़ीसा में हाल ही में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे और पटनायक सरकार यहाँ से गिर गई थी और उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने थे मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। तो मांझी सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि उड़ीसा के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट में आने वाले समय में राइस एटीएम इंस्टॉल किए जाएंगे। ये राइस एटीएम उन लोगों के लिए हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं और हर महीने इनको राज्य सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है। तो अभी तक क्या होता था कि उनको राशन की दुकानों में लंबी लंबी लाइनें लगाना होता था। इसके अलावा कई बार कई लोगों की शिकायत भी रहती थी कि जो राशन वाले हैं या फिर जो राशन स्टोर वाले जो व्यक्ति हैं जो वहां पर बैठते हैं वो उनके साथ ठगी कर देते हैं। कई लोगों का कहना होता है तराजू में चुंबक लगा है, इस तरीके के फ्रॉड करते हैं। तो ये जो वेंडिंग मशीन है, पहली चीज तो इसमें फ्रॉड होने के आसार पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि 5 मिनट के अंदर ये 50 किलो तक चावल आपको विड्रॉल करके दे सकता है। ये एक ऐसी मशीन होगी जिसमें आप अपना राशन कार्ड का कोड डालिए, ये ऑटोमेटिक उसे फेच कर लेगी आपके डेटा को कि हाँ भाई आपके राशन में आपको महीने का कितना मिलता है। जैसे किसी को 5 किलो मिलता है उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, किसी को 10 किलो चावल मिलना है एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो आपकी जितनी एलिजिबिलिटी होगी उतना आप बटन उसके बाद दबाइए विड्रॉल का और नीचे अपनी बोरी लगा दीजिए, उसमें चावल आके गिर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी जो राशन होंगे उन सारी चीजों के लिए भी एटीएम आने वाले समय में इंस्टॉल किए जाएंगे। फिलहाल अभी पहली ऐसी एटीएम मशीन की स्थापना कर दी गई है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत। एक और इसकी खास बात रहेगी, ये 24/7 एक्सेसिबल रहेगी ये मशीन। अभी तक नॉर्मली क्या होता है, राशन की दुकानों का अपना समय होता है, जैसे कि सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आमतौर पर होता है। लेकिन इसमें आप 24/7 कभी भी जब भी आपको अनाज की जरूरत है, आपके राशन कार्ड में अगर अनाज है इस टाइम पर तो आप उसे जाके विड्रॉल कर सकते हैं आसानी से। उड़ीसा में गवर्नर कौन है? ये है रघुवर दास। यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने फैसला लिया है कि ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित करेंगे अपने राज्य में? तो यह है छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ के अंदर आज तक का टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। आज तक का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व में है। दूसरा जो सबसे बड़ा है ये आपका पड़ता है मानस टाइगर रिजर्व जो कि आसाम में है। और अब तीसरा होगा छत्तीसगढ़ के अंदर। ये जो नया टाइगर रिजर्व है ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। इसकी पूरी डिटेल भी मैंने पीडीएफ में दी है, एक बार आप देख लीजिएगा। और इसका जो क्षेत्रफल होगा ये 2829 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ होगा पूरा। बाकी छत्तीसगढ़ में इस टाइम पे नई सरकार आ गई है, बीजेपी ने यहाँ पर सरकार बनाई है। साई यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं। कौन है? विष्णु देव साई। और यहाँ के गवर्नर हैं रामेन देका। कौन है? रामेन देका। इसरो के द्वारा एक नई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाई गई है जिसका नाम है EOS-08। पूरा नाम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसको कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो ने फैसला लिया है कि आने वाले 15 अगस्त के दिन ये EOS-08 को डिप्लॉय करेंगे SSLV-D3 से। और यहाँ पर डी का मतलब पता है आपको क्या है? डी का मतलब है डेवलपमेंटल। ओके। और SSLV का मतलब क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका सीधा सा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो EOS-08 सैटेलाइट है ये छोटी रेंज की सैटेलाइट है, छोटी कैटेगरी की सैटेलाइट है। इसका जो वजन है ये करीब 175 किलो इसका वजन है और इसको अर्थ के लो ऑर्बिट में ही रखा जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी ये अगले 1 साल तक काम करेगी। अगले 1 साल के बाद हो सकता है इसे रिप्लेस किया जाए या फिर इसकी बैटरी बदली जाएगी, बट फिलहाल ये अगले 1 साल के लिए लॉन्च करी जा रही है। और इसको अर्थ से 475 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर सेट किया जाएगा।
अब कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है तो जाहिर सी बात है वो पृथ्वी में नजर रखने का काम करती है, जैसे कि सॉइल मॉइस्चर किस तरीके से बदल रहा है, जो समुद्री छोर हैं वहां पर हवाएं किस तरीके की चल रही हैं, जिनसे कि पता लगता है आने वाले टाइम पे कोई तूफान तो नहीं आने वाला है, या फिर कहाँ पर बर्फबारी ज्यादा हो रही है, कहाँ पर बारिश होने के ज्यादा चांसेस हैं, कहाँ पर इस बार बारिश नहीं होगी। इस तरीके की चीजों को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करती है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। हाल ही में तुनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो तुनीशिया के नए प्रधानमंत्री अब से अपॉइंट किए गए हैं कामेल मदौरी। कौन है? कामेल मदौरी। और इनका अपॉइंटमेंट तुनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? कैस सैयद। वैसे तुनीशिया में आपको बता दूं, राष्ट्रपति के पास ही सबसे बड़ी पावर होती है। राष्ट्रपति यहाँ पे जब चाहे तब प्रधानमंत्री को अपॉइंट कर सकते हैं। इससे पहले यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था हचानी। क्या नाम है इनका? पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, अहमद हचानी। ठीक है, तो अहमद हचानी 1 साल पहले अपॉइंट किए गए थे, अगस्त के ही महीने में। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं कायस सईद, इन्होंने इनको अत्यंत तुरंत प्रभाव से अभी हाल ही में हटा दिया, और विदाउट रीजन बताए हटा दिया है। तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है कि कोई भी इनके इतने बड़े स्टेप पर भी इनसे सवाल नहीं पूछ सकता है। और ऐसा केवल अहमद हचानी के साथ ही नहीं हुआ था, अहमद हचानी से भी पहले थे नजला बाउद्दीन, उनके साथ भी यही हुआ था। कायस सैयद ने उनको भी 1 साल के बाद प्रधानमंत्री के पोस्ट से हटा दिया था। तो क्या आप कामेल मदौरी को भी अगले 1 साल के बाद कायस सैयद हटा देंगे? खैर, इनके बारे में आपको बताता हूँ। कायस सैयद 2019 में तुनीशिया के राष्ट्रपति बने थे। 2021 में इन्होंने कई ऐसे गलत फैसले लिए जिसकी वजह से इन्होंने कोशिश करी कि ये अपने आप में सत्ता कि ये अपने आप को सत्ता में बनाए रखे। अब आने वाले समय में ज्यादा दूर नहीं है, 6 अक्टूबर को यहाँ पे प्रेसिडेंट पद के इलेक्शन है। तब देखने वाली बात होगी कैस सैयद एक बार फिर से तुनीशिया के राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं। और फिलहाल ये तुनीशिया के अंदर काफी विवादों में घिरे हुए हैं कैस सईद। और तुनीशिया की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं ट्यूनिस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिस। और ये एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। हाल ही में भारत का कौन सा एयरपोर्ट है जहां पर पंजाब सरकार के द्वारा पंजाब हेल्प सेंटर का उद्घाटन किया गया है एनआरआईज की मदद करने के लिए? तो यह है नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको आईजीआई एयरपोर्ट भी बोला जाता है। तो अब आईजीआई एयरपोर्ट के अंदर एक स्पेशली हेल्प सेंटर बना दिया गया है, जिसमें कि पंजाब के जो एनआरआईज हैं उनको 24/7 असिस्टेंस मिलेगा किसी भी तरीके का, जैसे कि फ्लाइट से जुड़ी हुई कोई डिटेल है, या फिर कोई समस्या है उनके आने या जाने में कंट्री से बाहर, तो उसके लिए हमेशा 24/7 हेल्पिंग हैंड ये रहेगा। केवल एनआरआईज ही नहीं, अगर आप पंजाब के सिविलियंस हैं तो भी ये आपके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। इसका उद्घाटन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट आकर। सीजीएल एग्जाम 9 सितंबर से स्टार्ट है, आपको पता ही है। मुश्किल से ले देकर करीब 25 दिन रह गए हैं। इन 25 डेज का आप सही तरीके से अगर उपयोग करते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है, बशर्ते जीएस के लिए आपने सिलेबस कवर किया हो। अगर आपका सिलेबस अभी भी नहीं कवर है तो आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच प्री प्लस मेंस के लिए अवेल कर सकते हैं। इस बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस बैच में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज, ये मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है। इतना ही नहीं, 1 लाइनर क्रैश कोर्स भी मैंने आपको दिया है इसमें एक पैकेज के रूप में। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस टाइम पर 50% ऑफ है, आप डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे और भी पर्टिकुलर बैचेस हैं, जैसे कि ओनली हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी, ओनली साइंस, इस तरीके से भी आप अवेल कर सकते हैं। अब मेरा आज का सवाल आपसे है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बताना है डी वाई पाटिल स्टेडियम भारत के कौन से शहर में स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और स्टैटिक जीके की जो मेरी बुक है, इसको भी आप अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों किताबों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।